अब क्या होगा महाराज? चिंता ना करो चित्रगुप्त, हम ठाकुर की पत्नी की इच्छा कभी पूरी होने नहीं देंगे। ओम त्रिंग ब्रिंग चांदूर मांदूर प्रकट हो। महाराज जय हो। अब क्या हो महाराज? जाओ पृथ्वी लोग, लक्ष्मी के कल्पास वर्ष को भंग कर दो। नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बेगूसराय कला जगत, संगीत जगत इनके इर्द गिर्द परिभ्रमण करते रहती है। जी हाँ, हमारे बीच बीहट के शान, बेगूसराय के शान गणेश गौरव जी हैं। आइए हम इनसे मिलवाते हैं, इनके जीवन की कहानी, इनकी जुबानी सुनवाते हैं। गणेश जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। गणेश जी, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि गणेश जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उनका पारिवारिक परिवेश कैसा रहा, इसके बारे में बताइए। नमस्कार और धन्यवाद राणा जी आपका। और सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोशन जी और जो भी केवी स्टूडियो के हमारे स्टाफ हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको दिल से नमस्कार करता हूं। राणा जी आपका धन्यवाद और डॉक्टर साहब का खास तौर से, और केवी स्टूडियो का जिन्होंने मुझे ये अवसर मौका दिया, अवसर उपलब्ध करवाया। आप जानना चाहते हैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में। जी। मेरा जन्म गंगा के निकट एक गांव है चकिया। चकिया में मेरा जन्म हुआ सन 1975 में। और मेरे माता जी मनोरमा देवी और पिता स्वर्गीय श्री रामोदित राय, जिनके आंगन में मेरा जन्म हुआ। 7 भाई बहनों में मैं सबसे ज्येष्ठ पुत्र हूँ। और ज्येष्ठ पुत्र जो होते हैं उन पर कुछ जिम्मेवारी भी होती है, बिल्कुल, आप जानते ही होंगे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं मल्हीपुर और फिर बीहट, फिर रामचरित्र सिंह महाविद्यालय और फिर जीडी कॉलेज से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में एमए किया। जी। उसके बाद मेरा लगाव बचपन से ही कला जगत की तरफ था, नाटक की तरफ था। जो गांव में रामलीला हुआ करती थी, वो आल्हा का नाच जो हुआ करते थे, जी जी, उसको देख देख कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मेरे ख़ानदान से कला जगत में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन मेरा झुकाव बचपन से ही वो रामलीला, वो आल्हा का नाच देखकर प्रभावित हुआ। जो रात में हम देखते थे, अपने बच्चों की मंडली के साथ दिन में उसका अनुकरण करते थे। और साथ साथ मैं खेल में ख़ास तौर से क्रिकेट तो मेरा बहुत पसंदीदा खेल था। और मैं अपने एरिया का बुरो प्लेयर था। रोज़ बुला के कोई ना कोई ले जाया करते थे खेलने के लिए। तो एक ऐसी स्थिति बन गई कि क्रिकेट भी है, इधर मैच भी है और इधर प्रोग्राम भी है जी। और साथ ही साथ मैंने बीहट टिप्टा ज्वाइन किया था। जी। तो बीहट टिप्टा का भी रिहर्सल है, नाटक है, तो बड़ा सामंजस्य करने में बड़ा दिक्कत होता था, परेशानी होती थी। तो फिर मैंने क्रिकेट को थोड़ा सा स्लो कर दिया, मतलब एक तरह से अलविदा कह दिया, छोड़ दिया। लेकिन अभी भी दिल में, मन में, दिमाग में रचा बसा है। और मैं फुल्ली रूप से रंगमंच की तरफ जुड़ गया। और रंगमंच से जुड़ के मैंने बीहट टिप्टा के साथ लगातार 10 वर्षों तक काम किया, जिसमें मुख्य रूप से अमली, मुक्ति पर्व, चरणदास चोर इत्यादि नाटकों में मैंने भाग लिया। उसके बाद हमारे बेगूसराय के पहले एनएसडीएन हैं हरी सरियोत जी। तो वो रंग विदूषक भोपाल गए। और रंग विदूषक भोपाल गए तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। भोपाल रंग विदूषक भोपाल एक इंटरनेशनल ग्रुप है जो आदरणीय हमारे गुरुजी बंसी कौल जी हैं, उनका ग्रुप है। वहाँ गए वो,
और उन्होंने मुझे भी वहाँ अवसर दिया और वो अवसर मेरे लिए मेरे जीवन का एक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। वहाँ जब मैंने गया तो वहाँ मैं देखा कि जिस चीज़ के लिए मैं तरस रहा हूँ, चाहे जिस चीज़ और जिस क्षेत्र में हम आना चाहते हैं, वो तो हमारे यहाँ साल में एक बार हुआ करती है नाटक जिसे, और यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक वही क्लास चल रहा है। पहली बार मुझे प्रोफेशनल तरीके से जी रंगमंच के क्षेत्र में विस्तृत तो जानकारी मिली कि ये मेकअप क्लास चल रहा है, फाइन आर्ट का क्लास चल रहा है, मार्शल आर्ट का क्लास चल रहा है, डंडे का क्लास चल रहा है, योगा का क्लास चल रहा है, कॉस्ट्यूम का क्लास चल रहा है, एक्टिंग का चल रहा है, माइम चल रहा है। ये सब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहली बार तो मैं बतौर अतिथि कलाकार 1 महीने के लिए गया था और उसी दरमियान जो लोगों का सपना होता है, एक रंगकर्मी का सपना होता है, पृथ्वी थिएटर मुंबई जी, वहाँ पे शो करना, मुझे वो अवसर भी मिला। जिसकी स्थापना पृथ्वीराज कपूर किए थे। जी, पृथ्वीराज कपूर किए थे। और वो एक रंगकर्मी का खास तौर से एक सपना होता है कि मैं पृथ्वी थिएटर में पहुँचूँ करूँ। बहुत से ऐसे रंगकर्मी गुजर गए होंगे जो पृथ्वी थिएटर का मुंह तक भी नहीं देख पाए होंगे, लेकिन मेरा सौभाग्य परम आदरणीय गुरु बंसी कौल जी के माध्यम से मिला कि एक बार नहीं 3 बार पृथ्वी थिएटर में मुझे काम करने का मौका मिला, अवसर मिला। फिर वहाँ से आने के बाद मैं फिर वापस घर आया और घर आने के बाद मैंने फुल्ली डिसीजन और निर्णय लिया कि अब मुझे पूर्णकालिक रंगमंच अपनाना है और मुझे भोपाल जाना है जी। और फिर मैं 1999 में रंग विदूषक भोपाल को फुल्ली रूप से मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर लगातार 5 वर्षों तक मैं बंसी जी के शरण में, बंसी दादा के शरण में रहा रंग विदूषक में। वहाँ मैंने स्ट्रगल करके ये कहिए कि एक साधारण कलाकार से रिपेटरी चीफ का ओहदा भी पाया मैंने वहाँ पे। मतलब दादा का विश्वास जीता, ग्रुप का विश्वास जीता और वो लोग मुझे वहाँ का देख रेख का जिम्मा, चलाने का जिम्मा भी मेरे ऊपर उन्होंने सौंपा। और इसी दरमियान मुझे दादा के ही सौभाग्य से, उन्हीं का आशीर्वाद से भूटान और बांग्लादेश में भी शो करने विदेशों की यात्रा आप कर चुके हैं। गांव से लेके, गांव की पंगडनियों से लेकर मैंने विदेशों तक की यात्रा की। यहाँ यही नहीं, मैंने वो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में जी, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी मैं, उद्घाटन समारोह में भी मैं बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर बंसी दादा का मैं उसमें भी था कोरियोग्राफर। गणेश जी, ये हमारे बेगूसराय जिला के लिए गौरव है। हमने जो शीर्षक दिया, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, निश्चित रूप से अगर उस किताब को उकेरा जाए तो गणेश गौरव जी उसके एक अध्याय हैं। जी बिल्कुल। जो कॉमनवेल्थ गेम में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क कर चुके हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। वर्तमान में गौरव गणेश जी, जो एक देखा जाता है, अब तो कई कल्चर को देखे जी कि हमारी लोक परंपरा थी, हम उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए पश्चिमी सभ्यता को ये नाटक क्षेत्र में अपना रहे हैं। जी जी। ये जो परंपरा चेंज हो रही है और आप एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, परंपरा कभी चेंज नहीं होती है। जो हमारे संस्कार और परंपरा है जी, वो हमारे और हमारे समाज का, मानव जीवन का आत्मा। और बदलते परिवेश में आदमी या समाज अपने को विकसित जो समझने लगते हैं, समझते हैं कि हम मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, वो थोड़ा सा परिवर्तन, अपने संस्कार को और अपने परंपरा को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आत्मा तो वही है। जब अभी भी अमेरिका के लोग गांव में आते हैं तो जो खुशबू मिट्टी, गांव की मिट्टी से आती है, वो अमेरिका में नहीं मिल सकता, लंदन में नहीं मिल सकता है। गणेश जी, आपने भोपाल की बात की जी। हमारे स्टूडियो में कई रंगकर्मी आए, जो बंगाल की बात किए, दक्षिण भारत की बात किए, मुंबई की भी बात की, कि वहाँ पर लोग अभी भी टिकट कटवा करके नाटक देखने जाते हैं। वहाँ की नाटक की जो परंपरा है वो बहुत ही समृद्ध है। और हमारे बेगूसराय की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ पर नाटक होता है तो दर्शक नहीं मिल पाते हैं, टिकट तो दूर की बात है। परिस्थिति ये होती है कि कलाकार जीवन बिता देते हैं कला में, चूँकि कला को ही अपना जीवन मान लेते हैं।
और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगती है। ऐसा क्या है बिहार में? देखिए, मैंने लगभग अपना पूरा भारत भ्रमण किया है जी और कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा हुआ है जहां मैं नहीं गया या जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, और विदेशों में भी गया है। तो रंगमंच का सबसे ज़्यादा प्रभाव, या ये बोले कि उसके आबो हवा में, उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में जुड़ा हुआ है, वो है बंगाल और महाराष्ट्र का रंगमंच। जी यहाँ लोग के कल्चर में, उसकी दिनचर्या में रंगमंच है, और यही कारण है कि वहाँ लोग रंगमंच को सम्मान देते हैं और टिकट कटा के और नाटक देखने जाते हैं और कला का सम्मान करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे बिहार और हमारे बेगूसराय में रंगमंच का कल्चर नहीं है, या हमारे यहाँ के लोग रंगमंच को सम्मान नहीं देते, समझते नहीं है। बिहार में भी रंगमंच है जी, और बिहार में रंगकर्मी भी हैं जो दूसरे राज्यों को जाकर सुशोभित कर रहे हैं। हमारे ही राज्य के कलाकार, रंगकर्मी दूसरे राज्यों के संस्थाओं में पलायन, यूं कहें पलायन कर रहे हैं। पलायन ही कहिए एक तरह से, पलायन क्योंकि हमारे बिहार का रंगमंच राजनीतिक शिकार है। क्यों कि आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जो कला और कलाकार के जीविकोपार्जन के बारे में, कला कैसे जीवित रहे, कलाकार कैसे जीवित रहे, कला का विकास कैसे हो, उसके लिए कोई काम किया हो, कोई योजना बनाई हो, ऐसा कोई भी सरकार अभी तक नहीं किया है। यही कारण है कि हमारे बिहार के कलाकार दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए, कला की शिक्षा के लिए और रंगकर्म करने के लिए, रंगकर्म की अपनी भूख मिटाने के लिए। संजय उपाध्याय जैसे हमारे महान रंगकर्मी, वरिष्ठ रंगकर्मी गुरुदेव हैं हमारे, वो भी जाके मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पहले निदेशक बने और लगातार 10-12 सालों तक वहाँ पर डायरेक्टर रहते हैं। और बिहार में उनको क्या मान सम्मान मिलता है? हाँ, मान सम्मान मिलता है, हम कलाकार उनको अपना गुरु मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन सरकार की नज़र में कुछ नहीं है। इसलिए आप ये कहें कि अगर वो पलायन कहे या जो भी कहे, लेकिन हमारा रंगमंच, रंगकर्म, कला भी बिहार में राजनीतिक शिकार है। किसी ने सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि आप देख सकते हैं कि प्यारे मोहन सहाय जो हमारे एनएसडी के बिहार के पहले प्रोडक्ट थे, वहाँ से लेकर भिखारी ठाकुर तक की हमारी अपनी समृद्ध परंपरा रही है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर। गणेश जी, वर्तमान दौर में जैसा कि आप लोग जैसे कलाकारों के द्वारा ही सुनने को मिला कि बिहार सरकार भी अब स्कूल में, कॉलेजों में कलाकारों के लिए एक सब्जेक्ट रखती है, कला के लिए, जहाँ पर स्टूडेंट जो है सो एक्टिंग की भी सीख सकते हैं। तो यहाँ एक तरह से कहा जाए कि अब कलाकारों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो रही है, अगर सरकारी सेवा में कहा जाए। उसके लिए अगर नवोदित जितने भी कलाकार हैं जो आपको आज सुन रहे हैं, तो कुछ वैसा होगा सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ लेवल तक। जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है कि वही खिलाड़ी सरकारी सेवा में जा सकते हैं जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। क्या इसमें भी उस तरह की कोई प्रतिबद्धता है? देखिए, हमारे यहाँ खासतौर से बिहार में स्पोर्ट्स एंड कल्चर को अलग कर दिया गया, जबकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। आप खेल कोटा निकलता है, खेल कोटा में वैकेंसी होता है, भर्ती होता है, लेकिन कल्चर कोटा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी। कल्चर कोटा में कभी कोई शायद ही वैकेंसी निकला हो या निकलता हो। अब तो सब्जेक्ट कर दिया गया है। सब्जेक्ट करने से क्या होता है, म्यूजिक टीचर की बहाली भी हुई, लेकिन म्यूजिक टीचर की बहाली हो गई और एक तरह से खाना पूर्ति किया गया, ठीक है ना। अभी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर म्यूजिक टीचर नहीं है, और म्यूजिक टीचर है तो वहाँ हारमोनियम नहीं है, वहाँ संसाधन नहीं है, और बच्चे को म्यूजिक टीचर बजाय म्यूजिक के दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। जी। तो वो क्या कहेंगे उसको आप? बिल्कुल। दूसरी कि अगर म्यूजिक को रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ड्रामा पढ़ाई शुरू करना चाहिए। अगर पढ़ाई में नाटकीयता रहेगी तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे और जल्दी समझेंगे। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक के साथ साथ स्पोर्ट्स तो रहता ही है, तो ड्रामा का भी बहुत जल्द ही सरकार को कम से कम 5वीं क्लास से शुरू कर देना चाहिए स्कूल कॉलेजों में, ताकि ड्रामा का, कला का विकास हो और लोगों में नाटक के प्रति
वहीं से बीजारोपण हो। जी बिल्कुल। आप गणेश जी बीहट इप्टा और आकाश गंगा चौपाल जो है, आकाश गंगा रंग चौपाल, ये दोनों जो संस्था है वर्तमान में वो गणेश गौरव जी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। जी, इसके प्रति बताइए। मैं बीहट टिप्टा में था। बीहट टिप्टा से निकलने के बाद मैं भोपाल गया, मैंने आपको बताया रंगविश्वक भोपाल। वहाँ से मैं राष्ट्रीय नट विद्यालय नई दिल्ली NSD जी 2004 में मैं वहाँ गया। 2004 से लेकर 7 तक मैंने NSD में प्रशिक्षण लिया। डिज़ाइन एंड डायरेक्शन मेरा अपना सब्जेक्ट था। जी वहाँ से पास आउट होने के बाद आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन, जिसका मैं वर्तमान में सेक्रेटरी हूँ, जी। सचिव हूँ। तो आपने कहा इप्टा और आकाश गंगा दोनों इर्द गिर्द घूम रही है, तो बिल्कुल सही है। उसको भी अगर कहिए तो हम एक सिक्के का दो पहलू ही कहेंगे। और वहीं से ही दोनों संस्था अलग है लेकिन दोनों का काम एक है। आज आकाश गंगा में जो भी कलाकार हैं वो सब कहीं ना कहीं पहले वहीं से शुरुआत किए थे, सीखे थे, प्रशिक्षण लिए थे। तो ये आकाश गंगा कला जत्था का बुनियाद, इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब बेगूसराय में BGBS के तहत साक्षरता आंदोलन नहीं कि जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जी जी। तो वातावरण बनाने के लिए कला जत्था का निर्माण हुआ था। हर प्रखंड में एक एक कला जत्था था। वैसे ही बरौनी प्रखंड में आकाश गंगा कला जत्था का निर्माण RT राजन जी ने किया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा किया गया था। और वो आकाश गंगा कला जत्था रंग चौपाल एसोसिएशन जो कला जत्था था, जी जब मैं NSD पास आउट हुआ तो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, पंजीकृत करवाया। जी। तो वो आकाश गंगा कला जत्था को हटा दिया मैंने, आकाश गंगा को रखा, जी। उसमें जोड़ दिया रंग चौपाल एसोसिएशन। तो ये आकाश गंगा कला जत्था रंग चौपाल एसोसिएशन के नाम से आप चलने लगा। और फिर अपना रिपेट्टी है, आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन का कलाकार है, और ये भी अपना देशों में देश के विभिन्न राज्यों में जाके अपना नाटक प्रदर्शन करते हैं। साथ ही आकाश गंगा की एक ये विशेषता है, मुझे लगता है शायद ही देश में कोई ऐसी संस्था हो जो सालों भर कुछ न कुछ गतिविधि करती रहती है। और हमारा आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन सालों भर कुछ न कुछ गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, स्वच्छता को लेकर, दहेज को लेकर, ये जो है ये सारे कुछ न कुछ गतिविधि होती रहती है। उस गतिविधि में से 2-3 गतिविधि मैं आपको बता दूं। एक है साइकिल पे संडे, जो प्रत्येक रविवार हमारे रंग सेनानी जो है साइकिल पे सवार होके किसी न किसी गांव देहात की ओर मूव करते हैं, निकलते हैं, नारा लगाते हुए कि पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, जल संरक्षण का नारा लगाते हुए कहीं जाते हैं एक मोहल्ले में और रुकते हैं, और वहाँ स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में बतलाते हैं। उसके बाद ये 320वां रविवार, आज 320वां रविवार, आप समझ सकते हैं कि 320वां रविवार हुआ कि कितने साल से हमारा ये चल रहा है कंटिन्यू, चाहे आंधी तूफान कोरोना कुछ भी हुआ, ये अभियान रुका नहीं। दूसरा हमारा है गर्मी की छुट्टी में बच्चों के लिए हम रंग उमंग कार्यशाला लगाते हैं। सुदूर देहात गांव में जाते हैं और आसपास के 10-20 गांवों को लेकर, स्कूल को लेकर, बच्चे को लेकर हम बच्चों को कला के विभिन्न विधाओं से अवगत करवाते हैं। और जो बच्चे जिस भी कला में इंटरेस्ट रखते हैं, फिर मैं वहाँ से सेलेक्ट करके उनको मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो निःशुल्क होता है और गांव वालों के जन सहयोग से होता है। तीसरा हमारा है राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव हम करते हैं रंग संगम जी। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर हम 5 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव करते हैं रंग संगम, जिसमें दूसरे प्रदेशों के, राज्यों के टीम को बुलाते हैं ताकि हमारे राज्य के लोग, हमारे लोग देखें कि दूसरे राज्य का कल्चर, स्थानीय कलाकार उनसे प्रेरित हो और देखें कि उनका रंग कर्म कैसा है, वो लोग कैसे कर पा रहे हैं, फिर हम उसके कितने समकक्ष हैं और हम क्यों नहीं कर सकते वैसा। ये 3-4 तो हमारे है ही, और बाकी सालों भर कुछ न कुछ करते रहते हैं हमारे संस्था। एक NSD पास आउट वरिष्ठ कलाकार गणेश गौरव जी का युवा पीढ़ी के जितने नवोदित कलाकार हैं उनका क्या संदेश होगा? देखिए, आजकल की युवा पीढ़ी में पेशेंस नहीं है। मेहनत करेंगे, वो मेहनत करेंगे, लेकिन पेशेंस नहीं है।
संसाधन बहुत है, पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं होने के कारण आजकल के अधिकांश युवा पीढ़ी जो किसी भी क्षेत्र में जाता है वो नाकाम हो जाता है। बिल्कुल। चाहे खेल हो, कला हो, या किसी भी चीज़ में हो, पढ़ाई में, या थोड़ा धैर्य, पेशेंस चाहिए। हम इप्टा में थे, 10 साल इप्टा में रहे। उस 10 साल में हमारा काम था कि जो वरिष्ठ रंगकर्मी आते थे उनका जूता चप्पल सहेज के रखना, सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, चाय पानी पिलाना, तब जाके लाठी पकड़ने का हमको एक मतलब रोल मिला। आजकल के युवा वर्ग इतना समय नहीं दे पाएंगे, इतना पेशेंस नहीं रख पाएंगे। वो तो आते हैं, एक नाटक छोटा सा किए, डायलॉग बोले, वो अपने आप को डायरेक्टर समझने लगते हैं, वो डायरेक्टर बन गए। तो बगैर, इसको कहते अधजल गगरी छलकत जाए, बगैर ज्ञान के आप डायरेक्टर बन रहे, गुरु बन रहे, तो कैसे चलेगा, क्या कर सकेगा? जो खुद आप नहीं जान रहे हैं, दूसरे को, बच्चे को आप सिखाने जा रहे हैं या प्रशिक्षण क्या दीजिएगा? आप तो उसके साथ खिलवाड़ करेंगे या खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले अपने आप को जानिए, ताकि बच्चों का जो सवाल होगा, उनके मन में जो सवाल उठेंगे, हम उसके संतुष्ट कर पाए। बिल्कुल। तो हमारे आज के रंगकर्मी हो या कलाकार हो, जो भी हो, मैं उनको कहूँगा थोड़ा सा समय लगता है, धैर्य से, पेशेंस से किसी काम को करें, समय दें। कारण कि आप अगर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, 1 साल के बाद ही एग्ज़ाम होता है जी। आप कहेंगे 3 दिन में हम पढ़ लिए, सीख गए, तो हमको एग्ज़ाम ले लीजिए, वो नहीं होगा। आपको 1 साल के बाद ही उसी तरह आपको किसी भी क्षेत्र में समय देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तब आपने कहते भी है कि शॉर्टकट रास्ता कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट रास्ता कुछ होता ही नहीं है। तो फिर इस थिएटर में इसमें शॉर्टकट क्यों? जी। तो ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य से, ईमानदारी पूर्वक जो भी काम करे ईमानदारी से करे, और तब वो आगे बढ़े, सफलता जरूर मिलेगी उनको। गणेश गौरव जी एक फिल्मी अभिनेता भी हैं। कौन कौन सी फिल्म इनकी रिलीज हो चुकी है जो लोगों के बीच रही, और जिससे गणेश गौरव जी एक अभिनेता के रूप में जाने गए? देखिए, आपने कहा गणेश गौरव जी एक फिल्म अभिनेता भी हैं, तो फिल्म अभिनेता से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं मिट्टी का कलाकार हूँ, माटी का कलाकार हूँ, ग्रामीण एरिया का कलाकार हूँ, और मेरे कला में लोक कला रचती बसती है, मिट्टी की खुशबू रचती बसती है। और जहाँ तक फिल्म और फिल्म के सवाल है, तो सबसे पहले मैंने M.K. रैना जी के निर्देशन में प्रेमचंद्र नामा एक सीरियल किया था, 2 एपिसोड दिल्ली दूरदर्शन से, जिसका प्रसारण हुआ था। उसके बाद फिर अनिल पतन जी के जड़ जटिन में मुझे, आपने देखा होगा, भैया मलावा रे नैया लगा दे नदिया के पार, तो उसमें जिसका भी लगभग 2 करोड़ से ऊपर व्यूअर चला गया है। जी जी। तो उसमें मौका मिला। उसके बाद भूमिपाल जी हैं, भूमिपाल जी ने अभी एक फिल्म बनाया, मुक्ति गाथा, दहेज प्रथा पे है, बहुत ही मार्मिक फिल्म है दहेज प्रथा को लेकर। और उसमें भी मैं जोगी, जो गोपी चंद होते हैं ना, उसका किरदार निभाया। बहुत अच्छा है रोल, उसमें भी संदेश है, जो मेरे पसंदीदा रोलों में से एक है। दोनों रोल, अब भैया मलावा कहिए या जोगी का भी, वो भी है। और एक और फिल्म बनी थी, हिंदी फिल्म गंगा जी, गंगा, तो गंगा सिमरिया धाम, जब कुंभ लगा था उस समय में, तो उसमें मैं यमराज का रोल किया था। अच्छा। यमराज का रोल किया था। वो भी क्लिप होगा मेरे पास कि ना, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो मुझे फिल्म से ज़्यादा जो है थिएटर में, नाटक के रियल में जो है, उसमें मज़ा आता है, आनंद आता है। गणेश गौरव जी, हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सर का जो ये पहल है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर ईमानदारी से पूछे, डॉक्टर रोशन जी का ये जो पहल है, बढ़ता बेगूसराय, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा पहल है कि आप नए नए कलाकारों को या पुराने कलाकारों को, खिलाड़ियों को, साहित्यकारों को, राजनीतिक जो भी है, वैसे व्यक्ति जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी न किसी क्षेत्र में, उसको आप एक मंच दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। तो ये तो कोई बिरला आदमी ही कर सकता है। तो बहुत बड़ा काम है और बड़ा साहसिक काम है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर रोशन जी को दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि थोड़ी सी जो इसकी गुणवत्ता में, इसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया जाए,
कि अगर कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिला तो किसी को भी उठा कर बैठा दे, थोड़ा सा गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, ताकि और हम चाहते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़े उतना ही सुदृढ़ हो, पावरफुल हो, और लोग केवी स्टूडियो के नाम सुन के उनको ललायत रहे कि हमें कब मौका मिलेगा, हम कब वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल बहुत आपने सकारात्मक सुझाव दिया, हम लोग निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे। गणेश गौरव जी एक कलाकार, यूँ कहें खूब वरिष्ठ हो जाए, गणेश गौरव जी खूब वरिष्ठ कलाकार हैं, लेकिन जीवन भर सीखते ही रहते हैं। कोई भी कलाकार एक स्टूडेंट के रूप में कुछ अभी तक आपने जो भी प्राप्त किया, एक मन में मलाल होगा कि हमने ये चीज़ नहीं किया, तो फ्यूचर प्लानिंग गणेश गौरव जी का क्या है? नहीं, मन में मलाल जैसा कोई शब्द नहीं है, और सीखने की कोई समय सीमा नहीं होती जी। आप बुजुर्ग हो जाए, मरते मरते तक लोग, आदमी जो है सीखता रहता है, और ये सीखने की प्रक्रिया ही आदमी को जीवित रखता है। क्योंकि अगर बहती जलधारा को, नदी को आप रोक देते हैं, बांध देते हैं, तो पानी सड़ने लगती है। बिल्कुल। उसी तरह अगर आप में सीखने की क्षमता खत्म हो गई तो आप मर जाइएगा, जीते जी मर जाइएगा। तो जो आप नया नया ज्ञान सीख रहे हैं ना, वही आपको कहीं ना कहीं जीवित रखता है। तो उसी तरह हमने जो सीखा, हमने जो प्रशिक्षण लिया NSD से 3 साल दिया, सरकार ने जो हम पर खर्च किया, तो एक तो होता है कि राणा जी NSD पास आउट होने के बाद बहुत सारे लोग मीडिया की तरफ, मुंबई की तरफ रुख करते हैं। हमने गांव की तरफ रुख किया। सबसे पहली बात बता दें, जो लोग मुंबई की तरफ रुख करते हैं, हम गांव की तरफ रुख किए। हमारे बेगूसराय के पहले NSD हरीश हरियोदय मुंबई की तरफ रुख किए, कर रहे हैं। हम दूसरे, उनके बाद मैं दूसरा हूँ जो NSD गया था बेगूसराय से। मैंने गांव की तरफ रुख किया और गांव में ही रंगमंच को बढ़ावा दे रहा हूँ, थिएटर को भी बढ़ावा दे रहा हूँ। हाँ, मेरी लालसा है कि बेगूसराय में से बिहार में हमारे जैसे एक गणेश गौरव नहीं, अनेक गणेश गौरव पैदा हो, और हर बच्चा के, यहाँ के हर लोगों में सांस्कृतिक विकास, कल्चर का विकास और परंपरा संस्कार का विकास हो, चाहे वो रंगमंच का माध्यम हो या संगीत का माध्यम हो। अंतिम प्रश्न आपसे मेरा है कि जितने भी नवोदित कलाकार आज गणेश गौरव जी को देख रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि NSD compete करने के क्या प्रायोरिटी है, कैसे हम NSD तक जा सकते हैं। अगर कोई सहयोग लेना चाहे तो उसमें गणेश गौरव जी का क्या स्थान होगा? देखिए, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहते हैं, बहुत लोगों का सपना होता है, कलाकारों का सपना होता है, जिसके लिए मैंने खास तौर से 5 साल भोपाल में प्रशिक्षण लिया। लेकिन आजकल का युवा पीढ़ी जो है, एक नाटक करता है और सीधे NSD के रुख करता है और सोचता है कि NSD का ठप्पा लगा लूँ और मैं मुंबई पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रंगमंच में समय देना ही पड़ेगा। अगर आपको NSD जाना है तो आंख मूंद के आप 2 से 3 साल रंगमंच करिए, ईमानदारी का रंगमंच करिए, दिखावटी का नहीं जी। ईमानदारी का रंगमंच करिए और रंगमंच को जानिए, रंगमंच को जिए, रंगमंच को खाइए, रंगमंच को सोइए, रंगमंच को ओढ़िए। इतना काम आप 3 साल कर लेते हैं तो आपको NSD जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर दिखावटी के लिए आप रंगमंच की एक नाटक किए और अपने आप में मस्त हैं तो आपका NSD नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं, इंडिया से कई विदेशों से भी लोग आते हैं, उसमें क्रीम को चुना जाता है, तो वहाँ पर आपका फॉल्स पकड़ा जाएगा। वहाँ जो बेस्ट देगा उसका होगा उसका। तो बेस्ट देने के लिए जब एक आर्मी की तैयारी के लिए देखते हैं लड़के 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के दौड़ता है, पत्थर उठाता है, क्या क्या करता है, तो जितना वो मेहनत कर रहा है तो आपको NSD जाना है तो आपको उसी तरह तैयारी करना होगा जैसे IAS लोग तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बगैर तैयारी का वहाँ NSD नहीं होगा। आप ईमानदारी से रंगमंच करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, आपका NSD होना है, यही। और जो भी इनसे जब सहयोग चाहे, गणेश गौरव जी आपके लिए उपस्थित रहेंगे, बशर्ते आप सार्थक पहल खुद करें। जी, अगर किसी को भी लगता है कि मुझे NSD जाना है या रंगमंच में और अधिक जानकारी लेना, प्रशिक्षण लेना है,
तो मैं अगर वो मेरी मदद चाहते हैं तो कभी भी वो मेरा नंबर अगर 8603561615 कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा सहयोग मदद लेना चाहेंगे तो मदद ले सकते हैं। मैं मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहूँगा, हमेशा मदद के लिए तैयार रहूँगा। गणेश गौरव जी, आप हमारे केवी स्टूडियो परिवार को अपना बहुमूल्य समय दिए, इसलिए खासकर डॉक्टर रोशन सर की तरफ से और अपने पूरे केवी स्टूडियो परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।